हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से हमेशा ही परीक्षाओं में प्रश्न देके गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर एक जजमेंट को डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ए गोपालन केस की, जो कि 1950 में आया था। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। दोस्तों, ए गोपालन जो है वो एक कम्युनिस्ट नेता थे। इनको निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत गिरफ्तार कर लिया। फिर ए गोपालन साहब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने याचिका दायर की और कहा कि यह जो गिरफ्तारी है उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। और उन्होंने कुछ तर्क दिए। क्या तर्क दिए? कि उनकी स्वतंत्रता छीनी गई है और यह अनुच्छेद 21 और 19 का उल्लंघन है। उन्हें बिना उचित सुनवाई और बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि भैया ये जो तर्क दिए ए गोपालन ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत की गई है तो यह वैध होगी। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का समर्थन किया और कहा कि अगर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यह वैलिड होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या बहुत ही संकुचित रूप से की। और दोस्तों, ए गोपालन केस से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा केवल तब तक है जब तक कानून में उनका उल्लंघन नहीं होता, भले ही वह कानून अन्यायपूर्ण ही क्यों ना हो। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना देखा कि बंदे को गिरफ्तार कानून के तहत किया गया है या फिर नहीं। अगर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड माना। चलिए अब आगे बढ़े दोस्तों। अगला केस आता है शंकरी प्रसाद केस 1951 में। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया। इस संशोधन के उद्देश्य क्या थे? तो इसके माध्यम से दोस्तों 15(4) जोड़ा गया, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देता था। इसी के साथ अनुच्छेद 19 में संशोधन कर जमींदारी उन्मूलन के लिए भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराया। लेकिन दोस्तों, संसद ने ये जो संशोधन किया, प्रथम संविधान संशोधन, इससे कई लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ा। विशेषकर संपत्ति के अधिकार पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार था। और आर्टिकल 19 में संसद ने ये संशोधन कर दिया कि भैया हम जो है भूमि को अधिग्रहित कर सकते हैं, भूमि को छीन सकते हैं। इसलिए इसे संविधान के खिलाफ माना गया और कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट में दो प्रश्न पूछे गए। पहला तो ऐसा पूछा गया, क्या संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है या फिर नहीं है? अगर अधिकार है तो ये आर्टिकल 13(2) का उल्लंघन होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 13(2) जो है ये कहता है कि राज्य जो है ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए कि भैया 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, और अगर संशोधन किया जा सकता है तो 13(2) का उल्लंघन होगा या फिर नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। और भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में भी संसद जो है संशोधन कर सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन और साधारण कानून दोनों अलग अलग हैं। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन और साधारण कानून को अलग अलग बोल दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर साधारण कानून बनाया जाता है तो उससे मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) जो लोगों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होने से रोकता है वह संविधान संशोधन कानून पर लागू नहीं होगा। अब एक की पॉइंट है यहाँ पर, देखिए, संसद को असीमित संशोधन की शक्ति मिल गई, जिससे सरकारें बाद में मौलिक अधिकारों में व्यापक बदलाव करने लगी। तो यहाँ पर शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का समर्थन किया।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है बेरुवाड़ी केस है, 1960 में आया था। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं दोस्तों। बेरुवाड़ी जो है एक सीमावर्ती क्षेत्र था जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में एक विवादित स्थल था। ठीक है। पंडित नेहरू और पाकिस्तान के तात्कालिक प्रधानमंत्री नून के बीच में एक समझौता हुआ जिसको नेहरू नून समझौता कहा गया। इस समझौते के तहत भारत को बेरुवाड़ी का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंपना था। तो लोगों को ऐसा लगा कि सरकार तो मनमाने रूप से भारत के किसी भी हिस्से को विदेशी राज्य को सौंप सकती है, तो वो चले गए कोर्ट में। कोर्ट में पूछा, भारत की संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकती है या फिर नहीं सौंप सकती, या फिर इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक होना चाहिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 जो है, इसके अंतर्गत संसद केवल राज्यों के बीच सीमाएं बदल सकती है, लेकिन किसी क्षेत्र को भारत से बाहर के देश को सौंपने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य है। यानी नेहरू नून समझौते को लागू करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं था, संविधान संशोधन करना जरूरी था। अब इसका नतीजा क्या हुआ, तो इस निर्णय के बाद 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया, जिसके जरिए भारत ने बेरुवाड़ी का हिस्सा पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से सौंप दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेरुवाड़ी केस में सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है कि भारत के किसी भी हिस्से को दूसरे देश को सौंपने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। साधारण कानून से किसी भी हिस्से को विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस की, जो कि 1967 में आया था और ये काफी इंटरेस्टिंग केस रहा। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों। गोलकनाथ परिवार की 500 एकड़ की जमीन को सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत अधिग्रहित कर लिया था। और दोस्तों जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत सरकार ने ऐसा कहा कि कोई भी जो व्यक्ति है वो 30 एकड़ से ज्यादा की जमीन या फिर संपत्ति नहीं रख सकता। लेकिन गोलकनाथ जो फैमिली थी उसके पास कितनी जमीन थी दोस्तों, 500 एकड़ की, तो इसको अधिग्रहित कर लिया। अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पूछा, क्या संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है या फिर नहीं है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा मैच्योर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-5 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। देखिए हाल ही में जो शंकरी प्रसाद केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस में वापस गोल गोल घुमा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ और भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार संसद जो है ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। संशोधन को भी दोस्तों कानून की परिभाषा में ही माना। यहां पर संविधान संशोधन और साधारण कानून दोनों ही एक कर दिए। लेकिन जो शंकरी प्रसाद केस था 1951 में जो आया था, वहां पर संविधान संशोधन और साधारण कानून को अलग अलग माना था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको यहां पर बदल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार जो है वो अनटचेबल है, उन्हें संसद छू नहीं सकती। तो यहां पर शंकरी प्रसाद केस के निर्णय को पलट दिया गया। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन संसद भी दोस्तों चुप नहीं बैठने वाली थी। संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया और इस संशोधन में कहा गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद को संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। यानी संसद ने खुद को फिर से ताकतवर बना लिया और गोलकनाथ केस का असर खत्म कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला केस काफी इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया था। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। केरल सरकार ने केशवानंद भारती, जो कि एक हिंदू मठ के स्वामी थे, इनकी जमीन को अधिग्रहित करने की कोशिश की। किसने की? केरल सरकार ने। उन्होंने इसे राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन माना, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 क्वेश्चन किए। क्या संसद संविधान में कुछ भी और कहीं भी संशोधन कर सकती है? एक तो ये पूछा। दूसरा पूछा कि संसद जो है संविधान की आत्मा यानी मूल संरचना में भी संशोधन कर सकती है
या फिर नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन केशवानंद जी ने किए। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पर फैसला रहा उसको देख लेते हैं। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट था, इस वजह से डेट याद रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 24 अप्रैल 1973 को। 13 जजों की पीठ ने इस पर फैसला सुनाया। इसमें निर्णय दिया 7-6 के बहुमत से। कोर्ट ने दो बातें कही। क्या कहा? संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 368 के तहत उसको यह अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन संशोधन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ी सी और बात करते हैं कि इससे पहले क्या क्या हो चुका था। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। फिर आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को संसद छू भी नहीं सकती, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गोलकनाथ केस में। फिर संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया और अपने आप को वापस ताकत में ले लिया और सुप्रीम बनाने की कोशिश की, लेकिन केशवानंद केस ने संतुलन बना दिया। कहा कि संसद जो है वो ताकतवर तो है, पर संविधान की आत्मा को कोई भी नहीं छू सकता। संविधान की जो आत्मा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो भैया अंतिम में क्या हुआ, आखिरी रूप से क्या हुआ? तो केशवानंद जो है वो मामला हार गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद जी जो है वो मामले को हार गए, यानी उनकी जो जमीन है वो सरकार के पास में चली गई, लेकिन संविधान को उन्होंने बचा लिया, क्योंकि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला काफी इंपॉर्टेंट केस है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानते हैं दोस्तों। 1971 में इंदिरा गांधी जो है रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव जीतती है और राजनारायण जो कि उनके प्रतिद्वंदी थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका राजनारायण जी ने दायर की और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनावी भ्रष्टाचार किया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी जो है वो एक दोषी व्यक्ति है। ठीक है, उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया और इसी के साथ 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार बन चुकी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है जीत गई थी। इसी वजह से उन्होंने सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो इसी वजह से 39वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और अनुच्छेद 329A क्लोज 4 जोड़ा गया और कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। तो यहां पर इंदिरा गांधी ने खेल कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 329A क्लोज 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा जो है संविधान का मूल तत्व है, संसद की ताकत असीम नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र और कानून का शासन ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो यहां पर आपको यह समझ आ गया होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, इससे यह सिद्ध हो गया कि कोई भी व्यक्ति संविधान से सर्वोपरि नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला काफी इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1978 में आया था। दोस्तों हो सकता है थोड़ी मेरी जो वॉइस है वो ऊपर नीचे हो रही हो, क्योंकि मेरा माइक जो है वो खराब हो गया है, तो थोड़ा सा आप वॉइस में मैनेज कर लेना। हालांकि जो कंटेंट है उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। मेनका गांधी केस की बात करें तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानते हैं दोस्तों। सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया और कोई भी साफ कारण नहीं बताया। मेनका गांधी जो है वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 क्वेश्चन किए। क्या सरकार व्यक्ति की बिना सुनवाई के विदेश यात्रा की स्वतंत्रता छीन सकती है या फिर नहीं छीन सकती? दूसरा इन्होंने पूछा, क्या न्यायिक प्रक्रिया के बिना ऐसा करना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है या फिर नहीं है? तो यहां पर अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आर्टिकल 21 को पुनः परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि न्याय संगत, उचित
तर्कसंगत प्रक्रिया का होना है। यानी कोई भी कानून जो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनेगा वो उचित प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह कानून की उचित प्रक्रिया का समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में किया। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि भैया किसी के भी अधिकारों को छीनना है तो कानून जो है उचित होना चाहिए, मनमाने रूप से कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपको ये समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला केस भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1980 में आया था। मिनर्वा मिल्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। दोस्तों, मिनर्वा मिल्स जो थी वो एक कपड़ों की कंपनी थी कर्नाटक में, जिसकी संपत्ति को सरकार ने राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन के तहत अधिग्रहित कर लिया, एक्वायर कर लिया। और कंपनी ने दोस्तों इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में कंपनी ने कहा कि यह जो है उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है उन्हें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। इससे पहले दोस्तों जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर चुकी थी। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 368 में दो उपबंध जोड़े गए थे, क्लोज 4 और क्लोज 5। क्लोज जो 4 था इसमें कहा गया कि किसी भी संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, और क्लोज 5 में कहा गया कि संसद को संविधान में कोई भी और कितना भी संशोधन करने की पूरी शक्ति है। तो क्लोज 4 और क्लोज 5 जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ताकि अगर सरकार कोई भी काम करे तो उसको न्यायपालिका में चुनौती ना दी जा सके। इसी दौरान मिनर्वा मिल्स केस आ गया जिसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्लोज 4 और क्लोज 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है और संविधान का मूल ढांचा कोई भी नहीं बदल सकता। अब भैया कंपनी का क्या हुआ? तो दोस्तों कंपनी को बाद में BIFR यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जैसी संस्थाओं के अधीन लाया गया और उसका निपटारा सरकार की नीतियों के माध्यम से किया गया। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि भैया इस केस में यानी जो मिनर्वा मिल्स केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद के मनमाने अधिकार थे उनको सीमित कर दिया। मतलब संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति थी उसको सीमित कर दिया और न्यायिक पुनर्अवलोकन को बढ़ावा दिया। मतलब न्यायपालिका जो है किसी भी कानून को पुनर्अवलोकित कर सकती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला केस भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बमन राव केस, जो कि 1981 में आया था। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। दोस्तों सरकार ने भूमि सुधार कानून और कुछ अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया। 9वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब था कि न्यायपालिका जो है इनकी समीक्षा नहीं कर सकती, चाहे मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन क्यों ना हो रहा हो। तो बमन राव ने और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसको चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न पूछा गया, क्या संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती केस के पहले यानी 24 अप्रैल 1973 के पहले 9वीं अनुसूची में जो भी विषय जोड़े गए हैं, ठीक है, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करते हो तो भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन केशवानंद भारतीय केस के बाद में यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद में अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है और वो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर हम बमन राव केस के निष्कर्ष की बात करें कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो देखिए अब 9वीं अनुसूची भी संविधान से ऊपर नहीं रही। इसमें जो भी विषय शामिल होंगे वो भी न्यायिक पुनर्अवलोकन के दायरे में शामिल होंगे। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला केस है ओलिगा टेलीज बनाम बॉम्बे नगर निगम, जो कि 1985 में आया था। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों बॉम्बे नगर निगम ने मुंबई की सड़कों पर रहने वाले झुग्गी वासियों को बिना नोटिस और प्रक्रिया के हटाने का निर्णय लिया। ओलिगा टेलीज और उनके साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्वेश्चन किए। क्या क्वेश्चन थे? क्या बिना वैधानिक प्रक्रिया के झुग्गी वासियों को हटाना अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है या फिर नहीं है? तो भैया अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। ठीक है, मतलब राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू लाइफ दोनों बराबर है। और अगर किसी को रहने और कमाने से वंचित किया जाता है तो वो सीधे तौर पर उसके जीवन के अधिकार पर प्रभाव डालता है। इसलिए बिना उचित वैधानिक कार्यवाही के उन्हें बेदखल करना असंवैधानिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू लाइवलीहुड यानी जीविका का अधिकार और जीवन का अधिकार दोनों बराबर माने गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया होगा। अब अगला केस है शाहबानो बेगम केस, जो कि 1985 में आया था। थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड जानते हैं। दोस्तों, शाहबाना जो है वो एक 62 वर्ष की महिला थी जिन्हें उनके पति ने तलाक दे दिया था। उनके पति ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि शाहबानो ने ये कहा कि मुझे भत्ता दो, मुझे पैसा दो। तो उनके पति ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो उसके अनुसार तलाक के बाद हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो ये जो शाहबानो है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 जो है किसी भी धर्म से ऊपर है। यह सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो। भोजन, कपड़ा, मकान की जरूरतें जो है जीवन का हिस्सा है, इसलिए आर्टिकल 21 के तहत भरण पोषण देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर शाहबानो केस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी वर्सेस भारत संघ मामले की, जो कि 1992 में आया था। इंदिरा साहनी जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से सुनना है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। दोस्तों, 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई थी, जिसने सिफारिश की कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने दोस्तों इस मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू करने की घोषणा की, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा, उसको देखते हैं। 27% ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने का निर्णय दिया, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न जो वर्ग है उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और दोस्तों, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही 50% से अधिक हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अगला जो केस है उसका नाम है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1994 में आया था। मुख्य विषय की बात करें तो राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग रोकना इस केस का प्रमुख उद्देश्य था। बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों 1989 में कर्नाटक सरकार, जो कि एसआर बोमई के नेतृत्व में बनी थी, उसको बर्खास्त कर दिया गया और आरोप था कि उनकी सरकार जो है अल्पमत में आ गई है। लेकिन विधानसभा में विश्वास मत कराए बिना ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस वजह से एसआर बोमई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है मनमाने तरीके से किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अगर 356 लागू किया जाता है तो कोर्ट यह देख सकता है कि क्या वह सही कारणों से लागू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो एसआर बोमई जो है वो केस किससे संबंधित था, आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित था एसआर बोमई केस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला केस भी काफी इंपॉर्टेंट है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, जो कि 1997 में आया। ठीक है, मुख्य विषय की बात करें, इसका मुख्य विषय क्या था, तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था विशाखा केस। बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता थी भवरी देवी। ठीक है, ये जब कार्य कर रही थी तो कार्य के दौरान इनके साथ गैंग रेप हो गया। उस समय भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ा कोई विशेष कानून मौजूद नहीं था। इस वजह से महिला संगठनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा तो उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न जो है महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। विशेषकर कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से बताया है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है,
आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन है, जो किसी भी व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी के साथ दोस्तों कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की और ये निर्देश दिए कि ये जो गाइडलाइंस है वो तब तक मान्य रहेगी जब तक कि संसद जो है कोई कानून नहीं बना देती है। तो आशा करता हूं कि आपको जो विशाखा केस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला केस भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। दोस्तों कुछ हिंदू पुरुषों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया ताकि वे दूसरी शादी कर सके बिना पहली पत्नी को तलाक दिए। देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तित करने लगे ताकि दूसरा ब्याह कर लें। ठीक है, तो लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया ताकि दूसरी शादी कर सकें और पहली पत्नी को तलाक भी ना देना पड़े। इस वजह से पीड़ित महिलाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ठीक है, और बिना तलाक के दूसरी शादी जो है वो अवैध मानी जाएगी। केवल धर्म परिवर्तन करने से पहली शादी खत्म नहीं हो जाती। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, जिसका उल्लेख आर्टिकल 44 में किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला केस भी काफी इंपॉर्टेंट है। केस क्या है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2013 में आया था। इसमें क्या मामला था, तो दोस्तों भारतीय संविधान के तहत यदि कोई सांसद, विधायक या फिर विधान परिषद सदस्य किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसको 2 साल या फिर इससे अधिक की सजा हो जाती है, तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर संसद एक गेम खेल गई। संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 पारित किया और धारा 8(4) जोड़ी, जिसमें कहा कि अगर दोषी जनप्रतिनिधि उच्च अदालत में अपील कर देता है तो जब तक उसका मामला लंबित है तब तक वह अपनी सदस्यता बचाकर रख सकता है। मतलब अगर आपको सजा हो गई है और आप हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हो तो आपको सदस्यता छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसका बुरा लग गया लिली थॉमस को। लिली थॉमस जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक वकील थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा तब एक अपराधी व्यक्ति को देश की संसद या फिर विधान सभाओं में बैठने की इजाजत देना लोकतंत्र का अपमान है। अगर अदालत दोषी मान चुकी है तो सदस्यता जो है तुरंत समाप्त होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया उसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सांसद या फिर विधायक किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या अधिक की सजा होती है तो वह तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अपील लंबित हो या फिर ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो सरकार मनमाने रूप से काम करना चाहती थी ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लगाम कस दी। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता ना तो अपनी हालत बहुत खराब हो सकती थी। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला है दोस्तों नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2014 में आया था। दोस्तों हो सकता है मेरी वॉइस अप डाउन हो रही हो तो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलिएगा, मेरा जो माइक है वो खराब हो गया है। अब देखिए नालसा जो केस था उसमें क्या हुआ, तो दोस्तों ट्रांसजेंडर जो समुदाय था ना उसको संविधान में तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई। मामला क्या था दोस्तों, ट्रांसजेंडर समुदाय को भारत में ना तो पुरुष माना जाता था ना ही महिला, ना नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था, ना शिक्षा में आरक्षण और ना ही किसी सरकारी पहचान में उनकी कोई स्पष्ट मान्यता थी। ठीक है, इससे उन्हें भेदभाव, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो नालसा जो था इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी समान गरिमा, सम्मान और मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर नालसा ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया दोस्तों 15 अप्रैल 2014 को और कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग यानी थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। इसी के साथ कहा कि उन्हें नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए और सभी दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड में उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि नालसा जो केस था वो किससे संबंधित था, ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देने से संबंधित था। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला केस भी काफी इंपॉर्टेंट है।
सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 2017 में आया था, इसको ट्रिपल तलाक केस के नाम से भी जाना जाता है और ये काफ़ी चर्चा में रहा था। इसमें निर्णय क्या हुआ था कि अब जो 3 तलाक है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मुद्दा क्या था दोस्तों, मुस्लिम पुरुषों को यह अधिकार था कि वो पत्नी से विवाह समाप्त करने के लिए केवल एक बार में 3 बार तलाक 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 बोलकर तलाक दे सकते थे। इस प्रथा को तलाक बिद्दत कहा जाता था। इससे महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, समानता और मानव गरिमा का हनन होता था। तो एक महिला आती है साइना बानो। साइना बानो नामक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जो ट्रिपल तलाक है ना, उसको असंवैधानिक होना चाहिए, ये महिलाओं के साथ अन्याय है। तो यहाँ पर सायरा बानो ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से कहा, क्या कहा कि जो ट्रिपल तलाक है वो असंवैधानिक है। कोर्ट ने और भी कहा, कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक इस्लामिक कानून में भी मान्यता नहीं है, इस्लामिक कानून में भी 3 तलाक को मान्यता नहीं है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि मान्यता है या नहीं है, लेकिन जो कोर्ट ने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक इस्लामिक कानून में भी मान्य नहीं है और यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। इस फैसले के बाद 2019 में भारत सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके तहत तलाक बिद्दत को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बना दिया। मतलब जो 3 तलाक का मामला है अब वो असंवैधानिक हो गया है। अब अगला केस है के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 2017 में आया था। इसमें गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। मुद्दा क्या था, सरकार ने आधार कार्ड को कई सेवाओं से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, जैसे बैंक के साथ में जोड़ना अनिवार्य कर दिया, मोबाइल, पेंशन और राशन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया। लोगों को लगा कि इससे गोपनीय डेटा जैसे बायोमेट्रिक्स खतरे में पड़ सकता है। तो सवाल उठा, क्या भारत में राइट टू प्राइवेसी यानी जो गोपनीयता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है या फिर नहीं है। अब केस किसने दायर किया, तो केस दायर किया के.एस. पुट्टास्वामी ने, जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि गोपनीयता जो है वो जीवन और स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसे भी मौलिक अधिकार माना जाए। अब कोर्ट ने क्या कहा उसको देखते हैं। कोर्ट ने दोस्तों 24 अगस्त 2017 को फैसला सुनाया। 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। मतलब 9 जज थे और 9 ही जजों ने कहा कि जो गोपनीयता का अधिकार है ना वो हमारा मौलिक अधिकार है। इन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 21 के तहत गोपनीयता का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है। अब यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो गोपनीयता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, यानी अब भारत में हर नागरिक को गोपनीयता का अधिकार मिला जो संविधान द्वारा संरक्षित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला केस है अनुराधा वसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020। इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एक्सेस अब अभिव्यक्ति और व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड क्या था दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया और अन्य संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। एक पत्रकार थी अनुराधा वसीन, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि इंटरनेट जो बंद किया जा रहा है, मतलब इंटरनेट जो शटडाउन किया जा रहा है, उससे पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोगों का जो व्यापार है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2020 को निर्णय सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच आर्टिकल 19(1)(a यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19(1)(g यानी व्यवसाय की स्वतंत्रता का आवश्यक हिस्सा है। इस केस ने सरकार को यह संदेश दिया कि डिजिटल युग में इंटरनेट कोई विलासिता नहीं बल्कि एक जरूरत है और लंबे समय तक संचार बंद रहना संवैधानिक नहीं हो सकता। सरकार को भी इंटरनेट बंदी यानी जो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है इसके आदेश को पब्लिक में जारी करना होगा कि इसको शटडाउन क्यों किया गया है। तो दोस्तों, अनुराधा वसीन केस के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करना अब हमारा मौलिक अधिकार बन गया है आर्टिकल 19(1)(a और आर्टिकल 19(1)(g के तहत। तो आशा करता हूं कि यह आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़े। अगला केस काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हिजाब केस के नाम से जाना जाता है। पूरा केस क्या था? रेशम वर्सेस दोस्तों रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसको हिजाब केस के नाम से जाना जाता है, जो कि 2022 में आया था। मुद्दा क्या था? क्या स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं दी जाए। बैकग्राउंड की बात करें, कर्नाटक के उडुपी जिले में एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने से रोका गया। छात्राओं ने इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना और कोर्ट में याचिका दायर की। छात्राओं ने कहा कि यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की एक बेंच बैठी। ठीक है, कौन कौन से जज थे? जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया। लेकिन दोनों में मत का विभाजन हो गया। एक जज ने कहा कि देखिए ये एक मौलिक अधिकार है और जो हिजाब है वो पहना जा सकता है। वहीं दूसरे जज ने ऐसा कहा कि देखिए अनुशासन बनाने के लिए स्कूल और विद्यालयों में हिजाब को नहीं पहना जाना चाहिए। तो अब नतीजा क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, कोई भी नतीजा नहीं निकला है। मामला अब बड़ी संवैधानिक पीठ को भेजा गया है, मतलब फिलहाल इस पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। चलिए अब आगे बढ़े। अगला जो केस है वो है समलैंगिक विवाह मामला, जो कि 2023 में आया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुद्दा क्या उठा था? क्या एलजीबीटी समुदाय के लोगों को विवाह का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों, एलजीबीटी जोड़ों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह का अधिकार मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भी समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 17 अक्टूबर 2023 को। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह मामला सुना और 3-2 के बहुमत से विवाह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वर्तमान स्थिति क्या है? एलजीबीटी समुदाय को विवाह की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है कि ये जो मामला है वो हम संसद को सौंपते हैं। अगर संसद कानून बना देती है तो आप विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट थे वो खत्म होते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।